अच्छा, इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। हाई टेम्परेचर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विल एक्टिवेट विच मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट हीट आउट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी से हीट कैसे बाहर जाएगी? रेडिएशन की वजह से। इवेपोरेशन एंड नॉन इवेपोरेटिव हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल होगी? बाय कोर बॉडी टेम्परेचर। अ मैन लाइंग नेकेड एट ऑपरेशन टेबल। अब देखो उन्होंने मेंशन कर दिया नेकेड है और ऑपरेशन टेबल के ऊपर है, मतलब सरफेस कांटेक्ट भी है उसका और नेकेड भी है। तो उसमें क्या होगा? रेडिएशन प्लस कंडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन ग्रेडियंट इज मॉनिटर्ड बाय, कैसे मॉनिटर करेंगे? थर्मल ग्रेडियंट से। नेक्स्ट है इमीडिएट हीट लॉस इज थ्रू, कैसे होगी? बाय द क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग काज हीट लॉस? हीट लॉस कैसे होती है? वेजोडाइलेशन से। लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन एंड इनसेंसिबल लॉस फ्रॉम द बॉडी। डिपेंड करता है आपका कोर बॉडी टेम्परेचर कितना है। नेक्स्ट है अ नेकेड पर्सन इन एसी रूम विद टेम्परेचर 21, ह्यूमिडिटी 80%, हीट लॉस विल बी थ्रू, हीट लॉस कैसे होगी? बाय रेडिएशन एंड कंडक्शन। हीट लॉस थ्रू इवेपोरेशन एंड नॉन इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है? कोर बॉडी टेम्परेचर पे। पॉइंट नंबर 359 है हाउ डिफरेंशिएशन इज डन एट माइलोसाइट स्टेज। तो कैसे करेंगे आप? स्टेनिंग करेंगे, ग्रेन्यूल्स की स्टेनिंग करेंगे। साइटोकेराटिन, साइटोकेराटिन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अभी अगर ये पूरी स्टेटमेंट ना भी पढ़ो तो साइटोकेराटिन के एंड पे क्या आ रहा है? एन आ रहा है। एन से क्या है? नियोप्लाज्म। साइटोकेराटिन किस लिए कराते हैं? नियोप्लाज्म को डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा है? साइटोकेराटिन स्टेनिंग यूजफुल फॉर नियोप्लाज्म टू डिटरमाइन इट एज कैंसर। नेक्स्ट है डार्क स्टेनिंग सेल। डार्क कलर किसका होता है? बेजोफिल्स का होता है। अभी मुझे बताओ बेजोफिल्स कब इंक्रीज कर रहे होते हैं? और बेजोफिल हमारी बॉडी में कितना परसेंट होते हैं? नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोसाइट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन बाय, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय डिफरेंट स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। अच्छा, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे पता चला आप लोगों को इशू आ रहा है टेस्ट तैयार करने में, ऐसा ही है? क्या हुआ बताओ? ठीक है, फिर मैं आज टेस्ट दे दूं। ऑल गुड। ओके ओके ओके, फिर मैं आज टेस्ट शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे डॉक्टर हसन बता रहे थे कि बच्चे कवर नहीं कर पा रहे, टेस्ट थोड़ा ना डिले कर दें, तो इसी वजह से मैं पूछ रही थी कि अगर ज्यादा इशू है तो हम थोड़ा डिले करके ले लेते हैं, क्योंकि आपका सीवीएस का भी टेस्ट है और इसका भी है, जनरल पैथोलॉजी का। मैडम ये सीवीएस वाला टेस्ट कब होगा? सीवीएस वाला इंशाल्लाह मैं कल कल तक अपलोड कर दूंगी। पर मैडम, जनरल पैथ का 2 दिन के बाद कर दूंगी। जी मैडम, अगर ऐसे हो जाए तो बेहतर रहेगा। फिर उसमें ये होगा कि वो कल अगर हम सीवीएस वाला टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे तो फिर बीच में एक आध दिन हमें रिवीजन के लिए जनरल पैथोलॉजी का भी मिल जाएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है। डॉक्टर युसरा, कल किस टाइम? एक्चुअली मेरे ख्याल में नाइट टाइम ही करूंगी। मॉर्निंग पे आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा पढ़ने के लिए, नाइट टाइम में कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, अभी चैप्टर नंबर 13 खोलो, पेज नंबर है 260। इम्यूनोलॉजी करनी है हमने। इम्यूनोलॉजी वैसे तो बहुत इजी है, और लास्ट टाइम जो हमारा पेपर हुआ है उसमें 2 to 3 एमसीक्यू आए हुए थे इसके, लेकिन इसे ना हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सबसे पहले आपकी हाइपर सेंसिटिविटी दी हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। हाइपर सेंसिटिविटी एक्चुअली होती क्या है? व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? एनीवन? हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? वो तो उसकी टाइप है।
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उसकी टाइप है। एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी में हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जब एग्जेजरेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। 4 टाइप होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। इसे याद कैसे करना है, ABCD उससे याद करो या एसिड से याद करो, जैसे दिल करे। सबसे पहले आपका है एनाफाइलेक्टिक या फिर एटोपिक, जिसे हम कहते हैं टाइप 1। दूसरा है हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड, वो है टाइप 2। तीसरी है इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड, वो है टाइप 3। और डिलेड या फिर सेल मीडिएटेड, दैट इज टाइप 4। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ऑल आर एंटीबॉडी मीडिएटेड। इन सब में एंटीबॉडी मौजूद होती है, टाइप 1 में, टाइप 2 में एंड टाइप 3, तीनों के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्यों होती है या फिर एटोपिक है ये। इसमें 2 फेजेस आती हैं, एक इमीडिएट होती है जो कि विद इन मिनट्स होती है, और एक लेट होती है। अब जो इमीडिएट है उसमें क्या होता है, एंटीजन क्रॉस लिंक करते हैं परफॉर्म्ड IgE ऑन प्रेजेंटाइज्ड मास सेल। इमीडिएट डीग्रेन्युलेशन होती है, मतलब मास सेल से डीग्रेन्युलेशन होगी इमीडिएटली, और ये रिलीज करेंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, आपके वेजो एक्टिव अमीन्स है। एंट्राई एंड ट्रिप्टेस, ट्रिप्टेस क्या है, मार्कर ऑफ मास सेल एक्टिवेशन है। इमीडिएट में क्या होगा, सबसे पहले इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं आपके मास सेल। मास सेल क्या करते हैं, डीग्रेन्युलेशन करते हैं। इमीडिएट डीग्रेन्युलेशन हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। जब हिस्टामिन रिलीज होगा, ये क्या है, वेजो एक्टिव अमीन है। ठीक है, उसके बाद है आपका लेट। लेट में क्या होता है, कीमोकाइंस। कीमोकाइंस क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल को, जैसे इओजिनोफिल्स एंड अदर मीडिएटर्स। अदर मीडिएटर्स में क्या आएगा, ल्यूकोट्राइंस आएंगे फ्रॉम मास्ट सेल, और ये इन्फ्लेमेशन काज करेंगे और डैमेज करेंगे टिश्यू को। अब 2 फेजेस कौन से हैं हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, सबसे पहले है इमीडिएट, दूसरा है लेट। इमीडिएट में मास्ट सेल की डिग्रेन्युलेशन हुई, हिस्टामिन रिलीज हुई। लेट फेज में क्या हुआ, आपके पास कीमोकाइंस आए और ल्यूकोट्रिन्स आए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेमेशन काज की और टिश्यू को डैमेज कर दिया। इसकी एग्जांपल क्या है, एनाफाइलेक्सिस, जैसे फूड एलर्जी होती है लोगों को, ड्रग एलर्जी होती है, बी स्टिंग एलर्जी होती है, या फिर एलर्जिक एस्थमा होता है। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। टेस्ट कौन सा करते हैं, स्किन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे आप, इलाइजा कराएंगे फॉर एलर्जन स्पेसिफिक IgE। ये इसके टेस्ट हैं, किसके, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के। नेक्स्ट है आपके पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 में क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड टू द सरफेस सेल एंटीजन, और फिर सेलुलर डिस्ट्रक्शन होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी और सेलुलर डिसफंक्शन हो जाएगा। क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड करती है विद द सरफेस एंटीजन, वहां पे सेलुलर डिस्ट्रक्शन काज करेगी, और फिर इन्फ्लेमेशन होगी और सेलुलर डिसफंक्शन हो जाएगी। सेलुलर डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, सेल ऑप्सोनाइज्ड होते हैं बाय एंटीबॉडी लीडिंग टू, अब ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं या फिर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करते हैं, और दूसरा नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट होके किलिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन काज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन में बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू द सरफेस, टू द सेल सरफेस, और एक्टिवेशन हो जाती है आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, और FC रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। ये सारी डिटेल आपने याद नहीं रखनी, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। सेलुलर लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रही है एट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें 2 चीजें एक्टिवेट होती हैं, एक तो आपका फेगोसाइटोटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होगा, और दूसरा क्या है, आपके पास नेचुरल किलर सेल वो एक्टिवेट होते हैं, जो कि क्या है, साइटोटॉक्सिक है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन काज करेंगे, ऑब्वियसली जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू होगी, और सेलुलर डिसफंक्शन हो जाती है। कैसे, एंटीबॉडी बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर
और एबनॉर्मल ब्लॉकेज और एक्टिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है। ये बेशक ना भी याद करो। कूम टेस्ट मैंने आपको बताया था, कूम टेस्ट क्या होता है? कूम टेस्ट क्या होता है? क्या हुआ, हिमेटोलॉजी में बताया नहीं था कूम टेस्ट का? हाँ ना तो कर दो, कुछ तो बोल दो, नहीं आता तो भी बता दो। कोई बात नहीं डॉक्टर बख्तावर, जिन्होंने ली है वो तो कम से कम बताए ना। डॉक्टर तलहा। आइडेंटिफाई एंड, ठीक है। देखो दो तरह के हमारे पास टेस्ट होते हैं कूम टेस्ट, एक डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है। डायरेक्ट कूम टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी अटैच्ड डायरेक्टली टू द आरबीसी सरफेस। अब इसे लिख लो, भूलना ना। डायरेक्ट कूम टेस्ट क्या होता है, डिटेक्ट एंटीबॉडी अटैच्ड डायरेक्टली टू आरबीसी सरफेस। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अनबाउंडेड एंटीबॉडी इन द सीरम। वो किसे कर रहा था, वो आरबीसी सरफेस के ऊपर, ये किस में कर रहा है, सीरम में कर रहा है, इनडायरेक्ट। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने कौन सी बताई है, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या फिर हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये सारी क्या है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में आती हैं। और नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है गुड पास्चर सिंड्रोम, रूमेटिक फीवर, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब इसे अंडरलाइन कर लो, देखो हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। और इसके एग्जांपल में मजीद बताया हुआ है माइसीनिया ग्रेविस है, ग्रेव्स डिजीज है। माइसीनिया ग्रेविस में देखो दो वर्ड आ रहे हैं ना, माइसीनिया पूरा और ग्रेविस। यहां से याद रखो कि ये क्या है, टाइप 2 है। ग्रेव्स डिजीज में भी दो ही है, तो ये भी टाइप 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या आता है, इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, जो एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, जो अट्रैक्ट करेगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक दफा एक्टिवेट हो गया, इसने अट्रैक्ट करना है अपने पास किसे, न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करते हैं। और ये सारा कुछ एसोसिएट होता है किसके साथ, वेस्क्यूलाइटिस के साथ, एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब फिर सिस्टम को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई है इस बात की, इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, एक्टिवेशन होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, जो कि अट्रैक्ट करता है अपने पास न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल ने क्या करना है, रिलीज करना है लाइसोसोमल एंजाइम। और ये पूरा सिस्टम फिर एक्टिवेट करता है वस्क्यूलाइटिस को, और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन काज करता है। इसमें दो एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, एक सीरम सिकनेस की है और एक आर्थस रिएक्शन का है। और ये दोनों ही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछी जाती हैं। आर्थस और सीरम सिकनेस दोनों ही किसकी टाइप है, टाइप 3 की। एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है आपके पास एसएलई, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा। कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होती है पैन के अंदर, और किसके साथ एसोसिएट होता है, ये मैंने दोनों बताए हुए हैं आपको। पोलीआर्थराइटिस नोडोजा में फाइब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है, गुड। और एसोसिएशन किसके साथ होती है, हैप बी के साथ, गुड। अच्छा, और तीसरी एग्जांपल इन्होंने बताई है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आपका पास्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएलई का और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, इन दोनों को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट है आपके पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 के अंदर दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और ईच इन्वॉल्विंग टी सेल। दोनों के अंदर क्या होता है, टी सेल की एक्टिवेशन हो रही होती है। एक है डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी, जिसमें CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल किल टारगेट सेल। CD8 जो सेल होते हैं ना टी सेल के, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल, उन्होंने जाके किल करना है टारगेट सेल को। ये है डायरेक्ट,
ठीक है। दूसरा है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, उसमें क्या होता है, इफेक्टर CD4 टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को और रिलीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी इंडक्शन साइटोकाइंस को, और फिर जाके वो उन्होंने डिस्ट्रॉय करना होता है। टाइप 4 के अंदर ना आपने 4 टीज याद रखने हैं। कौन से? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, टीबी, स्किन टेस्ट और टचिंग या फिर कंटेक्ट डर्माटाइटिस। टी सेल हमेशा इसमें इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगी। अब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा, एक्यूट वाला, एक्यूट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्रोनिक की बात हो रही है, ये जस्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है। और साथ में क्या है, टीबी स्किन टेस्ट है और टचिंग है। टचिंग में क्या आता है हमारे पास, कंटेक्ट डर्माटाइटिस। अब मैं कहूँ कि एक बंदा था, वो पहाड़ चढ़ रहा था और जैसे ही वो नीचे उतरा उसे वहां पे इचिंग स्टार्ट हो गई। तो अब बताओ ये कौन सा है, टाइप 1 है कि टाइप 4 है? टाइप 4 नॉट टाइप 1। कंटेक्ट है ना, कंटेक्ट की हिस्ट्री है। मैंने ये तो नहीं कहा उसे किसी चीज से एलर्जी है। अच्छा मुझे बताओ, ये इम्यूनोलॉजी का हमारे पास एक एक दिन है या फिर 2 दिन थे? मैंने एक्चुअली देखा नहीं। 2 डेज है, चलो ठीक है, फिर तो आराम से कवर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, थाइमस। थाइमस के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हमारी ना बुक में दिया भी नहीं हुआ, तो ये पेंसिल कॉपी लेके लिख लो बेशक। किसी को पता है थाइमस की लोकेशन क्या है? थाइमस की लोकेशन क्या है? एनी आइडिया? ठीक है, गुड। लोकेशन है इसकी एंटीरो सुपीरियर मीडियस्टाइनम, दोनों ठीक हो आप। एंटीरियो सुपीरियर मीडियस्टाइनम में लोकेटेड है। साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। और थाइमस हमेशा इनकैप्सुलेटेड होता है। थाइमस की एपिथीलियम कहाँ से डिराइव्ड होती है, ये हमारा रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 21 का। थाइमस एपिथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड फिरेंजियल पाउच। थर्ड थाइमस से इसे याद रखो, थर्ड टी से थाइमस, थर्ड थाइमस, ठीक है। और फिर आगे मजीद वो पूछते हैं कि ये एंडोडर्म है कि एक्टोडर्म है कि मीजोडर्म है। तो ये जनाब एंडोडर्म है। एंडोडर्म याद रखना, एंडोडर्म किससे डिराइव्ड होता है? थर्ड फिरेंजियल पाउच की एंडोडर्म से। whereas thymic lymphocytes are mesodermal in origin। अब कोई पूछे कि थाइमस की ओरिजिन क्या है तो क्या बताएंगे? जल्दी जल्दी लिखो। थाइमस ओरिजिनेट फ्रॉम, थाइमस ओरिजिनेट फ्रॉम क्या हो गया, लिखो। नहीं ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखो। एंडोडम, एंडोडम ऑफ थर्ड फिरेंजियल पाउच, एंडोडम ऑफ थर्ड फिरेंजियल पाउच, प्लीज इसे पूरा याद रखो। ऐसे नहीं करना, थर्ड फिरेंजियल पाउच खाली याद करोगे तो भूल जाओगे फिर बाद में। और अगर मैं कहूं कि थाइमिक लिम्फोसाइट, वो कहां से डिराइव्ड होते हैं? फ्रॉम मीजोडम। कॉर्टेक्स इसका जो होता है वो डेंस होता है और उसमें इमेच्योर टी सेल होते हैं। जबकि मेड्यूला जो है वो पेल होता है विद मेच्योर टी सेल एंड हेजल कॉप्सल। कॉर्टेक्स क्या है इसका? डेंस है और इमेच्योर टी सेल है। मेड्यूला इसका जो है वो पेल है विद मेच्योर टी सेल और हेजल कॉप्सल। अब मैं कहूं कि थाइमस के अंदर मेच्योर टी सेल कहाँ मौजूद है, तो बताओ जल्दी से कहाँ पे है? मेडुला में है, कॉर्टेक्स में है? मेडुला में है, गुड। कॉर्टेक्स के अंदर हमेशा इमेच्योर टी सेल होते हैं, ठीक है। अब नियोनेटल थाइमस जो है वो सेल शेप्ड नजर आता है हमें एक्सरे के ऊपर।
टी सेल कहाँ पे मेच्योर हो रहे हैं? थाइमस में। बी सेल कहाँ हो रहे हैं? बोन मैरो के अंदर। एब्सेंट थाइमिक शैडो या फिर हाइपोप्लास्टिक थाइमस। जल्दी से बताओ हमने कौन सी सिंड्रोम में पढ़ा था? हाइपोप्लास्टिक। गुड 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 डॉक्टर युसरा। थाइमोमा। थाइमोमा क्या होता है? नियोप्लाज्म ऑफ द थाइमस एसोसिएटेड विद। अब जल्दी से बताओ थाइमोमा किसके साथ एसोसिएट पढ़ा था हमने? एक डिजीज पढ़ी थी। गुड। माइस्थीनिया में, माइस्थीनिया ग्रेविस में। माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ ये एसोसिएट करता है, साथ में सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, प्योर रेड सेल एप्लेजिया और गुड पास्चर के साथ। ठीक है, चलो ये थाइमस आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होती है। इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत आइडिया किसी को? ठीक है, इनबोर्न इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी है, और एडॉप्टिव कौन सी होती है? एडॉप्टिव होती है जो बाद में हम एडॉप्ट करते हैं बाय with passage of time by activation of T cell and B cell circulating antibodies जो हमारी जिस्म में होती है ना, उसकी वजह से एडॉप्टिव इम्यूनिटी आती है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कंपोनेंट कौन कौन से हैं इनेट इम्यूनिटी के और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास न्यूट्रोफिल आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, मोनोसाइट आएंगे, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल जो कि लिम्फॉइड इन ओरिजिन है। अब कोई पूछे कि नेचुरल किलर सेल कहाँ से बनते हैं, तो लिम्फॉइड ओरिजिन है उनका। और कॉम्प्लीमेंट, फिजिकल एपिथेलियल बैरियर और सेक्रीटेड इंजाइम, ये सारे इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। कौन कौन सी चीजें? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल जो कि लिम्फॉइड ओरिजिन है, कॉम्प्लीमेंट, फिजिकल एपिथेलियल बैरियर और सेक्रीटेड इंजाइम्स। जो है हमारी एडॉप्टिव इम्यूनिटी, उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो टी सेल आएगा, एक बी सेल आएगा। ठीक है, या फिर हमारी जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज हैं वो होती हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या है? इनेट का ऑब्वियसली ये बाय बर्थ होती है तो जर्म लाइन होगा, जर्म लाइन इनकोडेड होगा। और जो एडॉप्टिव है उसमें क्या होता है? वेरिएशन थ्रू रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। अब देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, टी सेल है, बी सेल है, ये डेवलपमेंट ही है ना, इसमें वेरिएशंस आती हैं, पहले इमेच्योर होते हैं फिर मेच्योर होते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म याद ना करो, बस इसके कंपोनेंट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस परसिस्ट थ्रू जनरेशन, डजंट चेंज विद इन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। जो कि इनेट इम्यूनिटी है, इसकी रेजिस्टेंट थ्रू आउट द जनरेशंस रहती है। ठीक है, और ये चेंज नहीं होती विद द टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर बाय बर्थ हमारे अंदर किसी चीज की रेजिस्टेंस है तो है, वो चेंज नहीं हो सकती, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसे ही ट्रांसफर होती रहेगी। जबकि एडॉप्टिव क्या है? वो है माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, नॉट हेरिटेबल। मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर है, जरूरी नहीं कि मेरे बच्चों में भी हो एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टू पैथोजन। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है आपकी इनेट इम्यूनिटी का, अक्कर होती है रैपिडली मिनट टू आवर्स में, और इसमें कोई मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं होता, मेमोरी कोई नहीं बनती इसमें। जबकि आपकी एडॉप्टिव इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक है, रिफाइंड होती जाती है ओवर द टाइम और डेवलप करती है ओवर लॉन्ग पीरियड। इसमें मेमोरी प्रोड्यूस होती है और फास्टेस्ट रिस्पॉन्स है इसका। अभी इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये ना हो बैठ के रट्टा लगाओ, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है, इनके कंपोनेंट क्या हैं, और इनमें से कौन कौन सी प्रोटीन रिलीज होती है। जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें कौन सी प्रोटीन रिलीज होगी? लाइसोजाइम, कंप्लीमेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन।
अब देखो जितने भी पीड्स में बच्चे आते हैं, हम हर दूसरे तीसरे बच्चे का सी रिएक्टिव प्रोटीन करा रहे होते हैं, सीआरपी करा लो, सी रिएक्टिव प्रोटीन और साइटोकाइन, ये किस में इन्वॉल्व है? इन्नेट इम्यूनिटी में। जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व है। अब इनके पैथोजेंस का की फीचर क्या है? जो कि इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें आता है टूल लाइक रिसेप्टर। ये आपका एमसीक्यू है पास्ट का। टूल लाइक रिसेप्टर किस में प्रेजेंट है? इन्नेट इम्यूनिटी में। ये एमसीक्यू आता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर that recognize pathogen associated molecular pattern and lead to activation of NFKB। इसमें क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल ऑफ पैम्प्स इंक्लूड एलपीएस। अच्छा, इसे याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करो कि इसके अंदर रिसेप्टर कौन से हैं। रिसेप्टर हैं आपके टू लाइक रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एडॉप्टिव इम्यूनिटी। उसके अंदर क्या है? मेमोरी सेल होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं बी और टी सेल को। एडाप्टिव में बी और टी सेल की एक्टिवेशन होती है, उसमें मेमोरी प्रोड्यूस होती है। इनेट में कोई मेमोरी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें टूल लाइक रिसेप्टर है। प्रोटीन कौन सी इन्वॉल्व है? लाइसोजाइम है, कॉम्प्लीमेंट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है और साइटोकाइंस है। जबकि हमारी एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। अभी समझ आ गई है यहाँ तक? समझ, चलो गुड। अच्छा मुझे बताओ, बी सेल की एक्टिवेशन कौन सी इम्यूनिटी में होगी? इनेट में या एडॉप्टिव में? ठीक है। और मुझे बताओ, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स किस में रिलीज होती है? इनेट में या एडॉप्टिव में? इनेट में। टूल लाइक रिसेप्टर किस में होते हैं? इनेट के या एडॉप्टिव के? इनेट के। और इम्यूनोग्लोबुलिन किस में होती हैं? इनेट या एडॉप्टिव? एडॉप्टिव। चलो गुड। इसका मतलब ये भी आपका क्लियर हो गया है। अभी सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, अब मैं देखती हूँ अभी कराएं कि कल। नहीं, बल्कि दो रहते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम, फिर हम अपनी रफी स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडी जो है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास उसका फैब रीजन, और दूसरा होता है हमारे पास एफसी रीजन। मेरे ख्याल से एक मिनट में आपको इसकी पिक्चर शो कराती हूँ। मुझे बताइएगा जब स्क्रीन शेयर हो। हो रही है स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर हो रही है? बोल के बता दें प्लीज कोई। जी हो रही है मैडम। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें दो पोर्शन है हमारे पास। एक फैब रीजन है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये कौन सा है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है। और दूसरा है हमारे पास एफसी रीजन। अब इस दफा जो एमसीक्यू आया हुआ था आपको यही था कि एंटीजन बाइंडिंग। मैम नहीं, एक्सक्यूज मी, मैम नजर नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं हो रही शो। नहीं हो रही।
फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर ग्रुप में पिक्चर भेजती हूँ, जस्ट अ मिनट। अपने अपने ग्रुप्स खोलो, उसमें चेक करो, पिक्चर भेजी है मैंने। मिल गई है, स्टार्ट करें? जी मैम, स्टार्ट। चलें, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है फैब फैब रीजन, ठीक है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो कौन सा है? एफसी रीजन है। जो फैब रीजन है उसमें देखो ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये इस दफा का आपका एमसीक्यू था पेपर 1 का। एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है? तो वो कौन सा रीजन है आपका? फैब रीजन, FAB वाला, ठीक है। फैब क्या है? कंटेनिंग द वेरिएबल या फिर हाइपर वेरिएबल रीजन कंसिस्ट ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स रिकॉग्नाइज एंटीजन। अब इसमें दो चेन्स हैं, एक लाइट चेन है, एक हैवी चेन है। किसके ऊपर? फैब रीजन के ऊपर। दो तरह की, देखो साइड पे लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे देखो ये हैवी चेन लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाली है हैवी चेन, जो नीचे वाली ग्रीन वाली बनी हुई है ये है आपकी लाइट चेन। दो चेन्स हो गई, और ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को। FC रीजन ऑफ IgM एंड IgG फिक्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। अब कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहां से होती है, तो FC रीजन से होती है। FC रीजन कौन सा है? ये नीचे वाला, इसके साथ लिखा भी हुआ है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग और मैक्रोफेजेस बाइंडिंग। नीचे जो दो उसकी लाइंस बनी हुई है ना, FC रीजन की। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हैवी चेन कंट्रीब्यूट टू FC एंड फैब रीजन, जबकि लाइट चेन कंट्रीब्यूट करती है ओनली टू द फैब रीजन। अब देखो हैवी चेन कौन सी है? ऊपर वाली जो पर्पल वाली है वो नीचे कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। जबकि आपकी जो लाइट चेन है वो सिर्फ और सिर्फ फैब रीजन में है, वो नीचे नहीं आ रही, FC रीजन में नहीं आ रही। अब फैब फैब से क्या है? FAB। F से है हमारे पास फ्रेगमेंट, A से है एंटीजन, B से बाइंडिंग, ठीक है। अब फैब से ही याद रखो फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी हुई? ऑब्वियसली फैब हुई। अब फैब का मतलब ही यही है ना, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। डिटरमाइन आइडियोटाइप यूनिक एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट होती है, इसमें ओनली वन एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी एक्सप्रेस्ड बाय बी सेल। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फैब पोर्शन पे क्या हो रहा है। फैब पोर्शन पे क्या हो रहा है? कौन सी साइट है ये? जल्दी से बताओ। मैम एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, गुड। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास FC साइट। अब FC से आपने याद रखना है, 5 C's याद रखने हैं जो इसकी FC रीजन है। एक C से है कांस्टेंट है ये, दूसरे C से है कार्बोक्सी टर्मिनल ग्रुप होता है इसके ऊपर, तीसरे C से है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट है, चौथे C से है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट साइड चेन, और पांचवें C से क्या है? कॉन्फिर या फिर डिटरमाइन करता है आइसोटाइप। किसकी? IgM IgD, इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट साइट। कांस्टेंट, कार्बोक्सी टर्मिनल, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, कार्बोहाइड्रेट साइड चेन, कॉन्फर्स आर डिटरमाइन आइसोटाइप। अभी मैम पूछूं अगर कि कार्बोक्सी टर्मिनल किसके ऊपर होता है? FC पे या फिर फैब पे? FC पे, गुड। FC अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन और उसके आइसोटाइप। ऑल आइसोटाइप कैन एग्जिस्ट एज अ मोनोमर। अब इसमें आपको पता है, आपने कई दफा पढ़ा हुआ है, IgG है, IgA है, IgM, IgD, IgE। हमें ना इसे इसका मोटा मोटा पढ़ लेते हैं सारा, और फिर इसके मेन पॉइंट सिर्फ याद कर लेंगे कि कौन कौन सा है।
बी सेल प्रायर टू एक्टिवेशन एक्सप्रेस करता है IgM एंड IgD ऑन देयर सरफेस. They may differentiate in germinal center of the lymph node by isotype, switching the gene rearrangement induced by cytokine and CD40L. ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि IgM और IgD इसे एक्टिवेट कौन कर रहा है, आपके बी सेल कर रहे हैं, मैच्योर बी सेल इसे एक्टिवेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका IgG. IgG क्या है? मेन एंटीबॉडी है इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन. आप कोई पूछे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन शो कराता है, तो कौन कराता है? IgG. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या चीज बढ़ती है? IgG. हाइड्रोप्स फिटालिस में क्या पढ़ा था आपने? IgG. वो क्या है? ये सारे सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हैं, इसी वजह से ये इंक्रीज कर रही है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम. इसे लिख लो साइड पे ना. आइसोटाइप इन सीरम सबसे ज्यादा कौन सा है? IgG. ये फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट को, ऑप्सोनाइज करता है बैक्टीरिया को, न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरस. और ये ओनली आइसोटाइप है जो कि क्रॉस करता है प्लेसेंटा को. अब ये बात नहीं भूलनी, IgG is the only isotype that cross the placenta, provide infant with the passive immunity that start to wane after birth. बर्थ के बाद ये ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाती है. अब IgG, GG बड़े वाला जो G है ना दूसरा इसका, उससे याद करो, ग्रीट्स द ग्रोइंग फीटस. मतलब जो ग्रोइंग फीटस है उसे हेल्प आउट करेगी, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा बड़ा होता जाएगा ये ऐसा ऐसा खत्म होती जाती है. IgG क्या करती है? प्लेसेंटा क्रॉस करती है, ये बात नहीं भूलनी. फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को. मेन अबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम. सीरम के अंदर जो आइसोटाइप है वो कौन सी है? IgG. दूसरा ये क्या करती है? ऑप्सोनाइज करती है बैक्टीरिया को, न्यूट्रलाइज करती है बैक्टीरियल टॉक्सिन और वायरस को. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास IgA. प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस टू म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैचमेंट नहीं होने देती. किसकी? बैक्टीरिया और वायरस की. कौन? IgA. और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट भी नहीं करती, फिक्स भी नहीं करती. डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट मोनोमर इन सर्कुलेशन एंड डाइमर विद द J chain when secreted, crosses epithelial cell by transcytosis, प्रोड्यूस इन GI ट्रैक. आप कोई पूछे IgA कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो कहाँ प्रोड्यूस होता है? GI ट्रैक में. GI ट्रैक में भी किस जगह? पायर पैचेस में. पायर पैचेस कहाँ होते हैं आपके? GIT तो पढ़ लिया ना. पायर पैचेस कहाँ होते हैं? एज अ होल डॉक्टर नाजमीना आपने जवाब दे दिया, इंटेस्टाइन में. मैम IgA रिपीट कर दे. हाँ मैं रिपीट करती हूँ. प्रिवेंट करता है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस टू म्यूकस मेम्ब्रेन. ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं करता. क्रॉस करते हैं एपिथेलियल सेल बाय ट्रांसाइटोसिस, प्रोड्यूस इन GI ट्रैक. GI ट्रैक में कहां से? पायर पैचेस से ये प्रोड्यूस होता है. और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट गट इन्फेक्शन. जैसे जियार्डिया का उन्होंने बताया हुआ है कि उससे ये प्रिवेंट करता है. मोस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी ओवरऑल. आप कोई पूछे ओवरऑल मोस्टली प्रोड्यूस एंटीबॉडी कौन सी है, तो IgA. और मैं कहूँ सीरम में अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है, तो IgG. लफ्जों की गेम है, इसे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना आपने. बट हैज लो सीरम कंसेंट्रेशन. किसकी? IgA की. हाई सीरम कंसेंट्रेशन किसकी थी? IgG की. लो सीरम कंसेंट्रेशन किसकी है? IgA की. लेकिन मोस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी कौन सी है हमारे पास? IgA है. और ये रिलीज होती है इनटू सेक्रीशंस. कौन सी सेक्रीशन? टीयर्स, स्लाइवा,
म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क। अब ये एमसीक्यू अक्सर आता है, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, सॉरी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो कौन सी होती है, आईजीए। नेक्स्ट है हमारे पास आईजीएम, प्रोड्यूस इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, और ये फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को। अब हमने एक पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं करता, कौन, आईजीए आईजीए। ठीक है, गुड। एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल, मोनोमर ऑन बी सेल, पेंटामर विद द जे चेन व्हेन सेक्रेटेड। अब याद रखना आईजीएम सबसे बड़ी है, जितने भी हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, आईजीजी हो गया, आईजीए हो गया, आईजीएम हो गया, आईजीडी और आईजीजी, आईजीई, इन सब में से सबसे बड़ी जो है वो आईजीएम है। एम से याद रखो मेगा, मेगा या सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, आईजीएम। और ये क्या है, पेंटामर है। पेंटामर इनेबल avid binding to antigen while humoral response evolve। ह्यूमरल रिस्पॉन्स में कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी, आपकी आईजीएम होगी, और ये क्या करती है, फिक्स करती है कॉम्प्लीमेंट को, और प्रोड्यूस होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स इनटू एंटीजन। अब याद रखना दोनों रिस्पॉन्स पढ़ लिए हमने, आईजीएम प्राइमरी रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कौन सी पढ़ी थी, आईजीजी, गुड। नेक्स्ट है हमारे पास आईजीडी, इसका अनक्लियर फंक्शन है, फाउंड ऑन सरफेस ऑफ मैनी बी सेल एंड इन सीरम। नेक्स्ट है हमारे पास आईजीई, बाइंड्स मास्ट सेल एंड बेसोफिल, क्रॉस लिंक व्हेन एक्सपोज्ड टू एलर्जन, mediating immediate type 1 hypersensitivity reaction through release of inflammatory mediators such as histamine, और contribute करती है to immunity to parasite by activating eosinophil। अब इसमें यही एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये तो बाइंड करती है मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ, दूसरा ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है इन इम्यूनिटी टू पैरासाइट बाय एक्टिवेटिंग इयोजिनोफिल्स। कौन सी, आईजीई। पता है ना, हम एस्थमा में आईजीई करा रहे होते हैं, वर्म इन्फेस्टेशन में कौन सा हम टेस्ट कराते हैं वर्म का, कौन से वो देखते हैं, क्या कहते हैं, सेल देखते हैं, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था, मैंने एग्जांपल भी दी थी, इयोजिनोफिल, ठीक है। उन सब में क्या होता है, हमारे पास आईजीई लेवल, ये हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी ये सारा आई होप मैंने बहुत क्लियरली बताया, आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं पूछूं, जल्दी से मैम बताओ, पेंटामर। आईजीडी रिपीट कर दे। आईजीडी का है अनक्लियर फंक्शन, और ये फाउंड होता है ऑन सरफेस ऑफ मैनी बी सेल एंड इन सीरम। आईजीडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। पेंटामर स्ट्रक्चर किसकी है, ठीक है, और स्लाइवा में कौन सा होता है, पॉइट्स पैचेस में कौन सा बनता है, अमीनोग्लोबुलिन। प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सा करता है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेज होती है, कौन सा ऐसे है जो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं करता, चलो गुड, ये हो गया आपका। अच्छा, कोशिश किया करो, ये जो मैं क्वेश्चन भेजती हूँ ना आपको ग्रुप के अंदर, अभी तो मैं आपको एमसीक्यू टाइप बना के भेजती हूँ, नेक्स्ट टाइम ना मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट देनी है, उसका आंसर आप खुद करने की कोशिश करो, ताकि एट द एंड आपको पता हो कि इस स्टेटमेंट पे हमें ये आंसर लगाना है। तो ऐसे कर लें स्टार्ट, मतलब मैं एमसीक्यू टाइप करके ना बस उसका एक स्टेटमेंट भेजूं, उसका आंसर कर दो। सही है या मुश्किल लगेगा?
हाँ ट्राई कर लो एक दफा। देख लेते हैं, अगर मुश्किल लगे फिर आप चेंज कर दे पैटर्न। हाँ ठीक है ठीक है। चलो आई थिंक अभी के लिए इतनी डिटेल काफी है। अभी आप आ जाओ अपनी रफी के ऊपर। पॉइंट नंबर है 360, पेज नंबर भी 260 है। डिप्थेरिया वैक्सीन रिएक्शन कौन सा है? डिप्थेरिया। अब थेरिया 3 याद रखना, डिप्थेरिया में टाइप 3, थेरिया 3 से याद रखो। नीचे उन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का निमोनिक दिया हुआ है एसिड। ए से क्या था? एनाफाइलेक्टिक या फिर एटोपिक, किसमें हो रहा है? टाइप 1 में। और दूसरा है सी, सी से क्या है? साइटोटॉक्सिक, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर टाइप 2। तीसरा है हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स, वो कौन सा है? टाइप 3। चौथा है डिलेड या फिर सेल मीडिएटेड, वो है टाइप 4। टाइप 1, 2 एंड 3 require the active production of antibody by the plasma cell, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड बी सेल इसमें होते हैं। जबकि टाइप 4 के अंदर क्या होता है? टी सेल होते हैं, और इसे हमने याद भी टी से ही किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप, और उसकी एग्जांपल। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप कौन सी है? टाइप 1 इमीडिएट आर एनाफाइलेक्टिक, फर्स्ट टाइप, और फास्ट। फास्ट मतलब सबसे ज्यादा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इसी में बहुत तेजी से होता है। और इसे आपने याद कैसे करना है? इसे आप हा हा से याद रखो। हा हा लिखते हैं ना हंसने के लिए। एच से क्या है हमारे पास? हे फीवर। ए से है एलर्जिक एस्थमा। दूसरे एच से है हाइव्स। और फिर दूसरे ए से है एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 क्या थी? एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर साइटोटॉक्सिक। इसे कैसे याद रखना है? माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माइट से है माइसीनिया ग्रेविस। ब्लड ग्रुप से क्या है हमारे पास? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन BT जो हम कराते हैं। ग्रुप से क्या है? ग्रेव्स डिजीज, गुड पास्चर। और ब्लड से ही याद रखो आपका जो हीमोलिटिक रिएक्शन ऑफ न्यू बॉर्न है, ब्लड की वजह से हो रहा है ना, तो हीमोलिटिक रिएक्शन ऑफ न्यू बॉर्न। अच्छा आई से क्या है? इमेच्योर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। एट से है हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब इसे अंडरलाइन कर लो, हाइपर एक्यूट है ये। और आखिर में आप ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, इसे भी वो ब्लड वाले के साथ ही बेशक याद कर लो। और पॉजिटिव से क्या है हमारे पास? पर्नीशियस एनीमिया, पेम्फिगस वल्गैरिस। और डायबिटीज टाइप 2 जो है वो टाइप 2 के अंदर आती है। टाइप 2 और टाइप 2 यूं याद रख लो। डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2 किस में आएगी? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 कौन सी है? इम्यून कम्प्लेक्स है। इसे याद रखो पास से, PASS पास। पी से क्या है हमारे पास? पोली आर्थराइटिस न्यूडोजा। दूसरा पी से याद रखना है आपने, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ए से है आर्थस रिएक्शन। और SS से क्या है? सीरम सिकनेस, जिसे हम क्या कहते हैं? डिप्थीरिया टॉक्साइड। और दूसरे S से SLE। अब याद रखना अगर SLE का ऑप्शन और आर्थस रिएक्शन दोनों दिए हों तो आपने आर्थस को चूज करना है। आर्थस रिएक्शन इज ग्रेटर देन SLE। फार्मर लंग डिजीज इसी में होगी। हिनोट्स कॉलिन परपरा टाइप 3 की एग्जांपल है। रूमाटाइड आर्थराइटिस टाइप 3 की एग्जांपल है। और रिएक्टिव आर्थराइटिस वो भी टाइप 3 की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 4 जो कि है सेल मीडिएटेड। इसमें आते हैं 60s। और यूं भी याद कर सकते हो सिस और टिस, लेकिन फिर इसे जो है ना कंफ्यूज नहीं करना ऊपर रिएक्टिव आर्थराइटिस और रूमाटाइड आर्थराइटिस के साथ। बाकी जितने भी सिस और टिस हैं वो किस में आएंगे? टाइप 4 के अंदर आएंगे। कैसे? जैसे हशीमोटो थायराइडाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरिएसिस और IBD। ठीक है। 60s में क्या आता है आपके पास? T सेल्स, TB स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन या PPD, टच या फिर कंटेक्ट डर्माटाइटिस, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस। अच्छा आगे इनकी जो एग्जांपल दी हुई है वो सारी यही है। अगर आपको ये टेबल याद है और ये टेबल ऐड
लास्ट डे आपने अच्छे से रिवाइज करके जाना है, और जो स्पेशलिटी की आप बुक पढ़ेंगे उसमें हर जगह पे कोई ना कोई इसकी एग्जांपल दी होगी, लेकिन अगर कोई एक एग्जांपल दी हुई है तो उसके साथ आपने इसकी बाकी सारी एग्जांपल लिखनी है ताकि आपको एंड में अच्छा रट्टा लग जाए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉय प्रेजेंट विद अर्टिकेरिया राइनाइटिस एक्जिमेटस रैश ऑन द एक्सटेंसिव सरफेस, द अंडरलाइनिंग पैथोलॉजी इज, कौन सी है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। बल्कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं पढ़ती हूँ, आप मुझे आंसर करो। अर्टिकेरिया या रैश किस में बनेगा? टाइप 1 में, टाइप 2 में? टाइप 1 में, गुड। और आईजीई वो किस में होता है? टाइप 1 में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय, कैसे मीडिएट होगा? बाय मास्ट सेल। इसे आपने याद रखना है मस्त बासु से। मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल, ठीक है। नेक्स्ट है अ लेडी विद अर्टिकेरिया वाज गिवन IM एड्रेनालिन फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ब्लड सैंपल वर टेकन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेज्ड? एलर्जी में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेज्ड होती है? IgE. Which type of hypersensitivity reaction are involved in bee sting? bee sting में कौन सा इन्वॉल्व होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन, IgE, ठीक है। उसके बाद है a young patient with the history of bee sting develop pruritus urticaria wheezing within few minutes. The effector cell of this type of hypersensitivity are, कौन से effectors होंगे? मास सेल होंगे। अगर मास सेल नहीं दिए हुए फिर आपने बेसोफिल चूज करना है। माइस्थीनिया ग्रेविस कौन सी किस चीज की हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है? टाइप 1, टाइप 2? टाइप 2, ठीक है। हेड्रोप्स फिटेलिस कौन सा शो करता है? 1 या 2? 2। अच्छा, एक्यूट ट्रांसफियन रिएक्शन हुआ है, टाइप 2 है या टाइप 4 है? टाइप 2 है, गुड। अच्छा, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट अकर इन ग्रेव्स डिजीज? नो डॉक्टर नजमीना, टाइप 2। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में भी टाइप 2 आएगा। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन साइटोटॉक्सिक टाइप 2 एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3? अब 2 और 3 के दरमियान क्या फर्क है? द साइट वेयर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड। डॉक्टर उरूज, जी। डॉक्टर उरूज, ये पूछना था कि क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में हमारे पास टाइप 4 आएगा ना? हाँ, क्रोनिक के अंदर टाइप 4 आता है, एक्यूट में जो है वो 2 आएगा। ओके। अच्छा, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन माइसीनिया ग्रेविस, फिर वही पूछा हुआ है, टाइप 2। बिग स्टेरियो पेशेंट हैविंग ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? कौन सी है? टाइप 2। aplastic anemia patient receive RBC transfusion after 15 minutes, देखो एक्यूट है ना, आफ्टर 15 मिनट, कौन सी आ रही है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा चलो, नेक्स्ट है हमारे पास आर्थस रिएक्शन, कौन सी टाइप का होगा? 2 या 3? 3। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बार बार आया हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लो। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस वाला और आर्थस वाला। डिप्थेरिया वाला भी कई दफा आया हुआ है। डिप्थेरिया में क्या है? टाइप 3। Example of type 3 hypersensitivity reaction is post-streptococcal glomerulonephritis. Next है हमारे पास 2-year-old boy had given diphtheria toxoid vaccine 2 days later. He developed symptom and sign of hypersensitivity. Which type of reaction occurred? अब देखो diphtheria की वैक्सीन लगी है, थेरिया 3, टाइप 3। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे फार्मर लंग, अब इसी वजह से मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि फार्मर लंग किस में होता है? टाइप 3 में। उधर टेबल में ही लिख दो। ये मैं पूरा आपकी ईज के लिए पढ़ रही हूँ, अब ये कभी भी आपने वापस नहीं पढ़ना, ये पूरा पेज आपने नहीं पढ़ना। इसमें जो आपको लग रहा है कि आपने टेबल में नहीं पढ़ा, आप टेबल में लिख लो, फिर से इसे नहीं पढ़ना, वक्त जाया नहीं करना अपना। A girl developed fever, rash, joint pain after diphtheria toxoid vaccine 2 weeks ago. Most likely cause is कौन सा है? टाइप 3। Example of type 3 hypersensitivity reaction post streptococcal glomerulonephritis. Serum sickness which occur 5 to 10 days after giving देखो उन्होंने
क्या क्या 5 से 10 दिन के बाद हुआ है, तो कौन सा है? टाइगर्स डेवलप फीवर, रैश, जॉइंट पेन, हिस्ट्री ऑफ डिप्थीरिया, टॉक्साइड वैक्सीन 2 वीक एगो। कास क्या है? टाइप 3। नेक्स्ट है हमारे पास अ यंग मैन विद एप्लास्टिक एनीमिया वाज गिवन एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन. There was no immediate reaction. 10 days later, he developed fever, urticarial rash, arthralgia, generalized lymphadenopathy. The pathophysiology of these symptom will explain. क्या explain करेंगे? टाइप 3 hypersensitivity reaction है. नेक्स्ट वही डिप्थेरिया का कहा हुआ है, टाइप 3 है, और आर्थस रिएक्शन में भी टाइप 3 है. और ये एग्जांपल किस चीज की है? हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस या फिर फार्मर लंग की. नेक्स्ट है आपका हशीमोटो थायराइडाइटिस. कौन सी टाइप का है हाइपर सेंसिटिविटी हशीमोटो में? टाइप 4. इसी वजह से मैंने बताया था टाइप 4 जब करा रही थी. हशीमोटो थायराइडाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस और आईबीडी, ये किस में होगा? टाइप 4 में होगा. टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व इन टीबी वैक्सीन कौन सा होगा? टाइप 4. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन वाज हाइकिंग एंड नोटिस अ रैश अपीयर ऑन द आर्म. ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा है. टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अ पर्सन इज गिवन सबकट इंजेक्शन ऑफ पीपीडी. पीपीडी ट्यूबरकुलिन के लिए करते हैं ना हम, तो उसमें क्या होगा? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रोपोफोल क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन एंड शॉक कंडीशन किसकी वजह से होगी? टाइप 1 की वजह से. और ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम? ट्रीटमेंट क्या देते हैं? आईएम एड्रेनालिन या फिर आईएम एपिनेफ्रिन. ये आपका नीचे वाला भी हो गया. नेक्स्ट, ये कास क्या करता है? पेनिसिलिन के हाइपर सेंसिटिविटी ब्रोंकोस्पैज्म कास करती है. बी स्टिंग है, उसमें आपने एड्रेनालिन वाज गिवन इन ऑर्डर टू स्प्रेस. किसे स्प्रेस करते हैं? सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस को स्प्रेस करते हैं. A patient who had kidney transplant developed cyanosis and organ failure within 10 minutes. अब देखो within 10 minute की बात की है, तो क्या होगा? ये acute होगा ना. What is likely etiology? अब उन्होंने पूछा इसकी etiology क्या है? Antibody mediated rejection. 10 minutes after renal transplant, the transplanted kidney becomes cyanosed and failure to function. The pathogenesis is best explained by, कैसे explain होगी? By the antibody mediated rejection. Washed RBC are beneficial in किसमें? Prevent hypersensitivity. Itching in the scabies is caused by. Itching क्या मतलब? मुझे बताओ ये कौन सी टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी होगी? Itching in scabies या क्या हो गया? कंटेक्ट नहीं है, कंटेक्ट नहीं है, टाइप 4 नहीं होगी. मैम टाइप 4 टाइप 4 है ना. देखो कंटेक्ट हो रहा है. हाइपर सेंसिटिविटी टू माइट प्रोटीन, उस प्रोटीन के साथ आपका कंटेक्ट हो रहा है, टाइप 4 होगी. नेक्स्ट है हमारे पास डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी साइटोकाइन. कौन सा है? इंटरल्यूकिन 2. अब इसका सीक्वेंस लिखो. इंटरल्यूकिन 12 इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 2. नोट उन्होंने क्या दिया? Helper T cell 1 cell predominantly produce interferon and interleukin 2 and helper T cell 1 cells are predominantly involved in delayed hypersensitivity reaction. अब याद रखना delayed में क्या आता है? helper T cell 1 आता है. In scabies sphere itching due to hypersensitivity to the mite protein. Erythroblastosis fetalis hypersensitivity किसकी वजह से? एंटीबॉडी मीडिएटेड है. डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी साइटोकाइन किसकी वजह से हो रही है? इंटरल्यूकिन 2 की वजह से. इन डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर इन्वॉल्व? तो कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि ये सेल मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है. इसे स्टार करो. डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन सेल मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है. इसी वजह से उन्होंने कहा कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्टिसिपेट इन इंड्यूरेशन इन मोंटॉक्स टेस्ट? कौन सा? टी लिम्फोसाइट. शॉर्ट्समैन रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय. कैसे मीडिएट होता है? बाय एंडोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन फॉरेन बॉडी. इसे अंडरलाइन करो.
आई थिंक इतना काफी है, थोड़ा सा आप लोग ब्रेक ले लो, आपकी क्लास भी है ना डॉक्टर एहसन की। चलें, गुड, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।